हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4। 1 2 3 ऑलरेडी बना दिया है पार्ट, पहले आप वो देख लीजिए तभी आपको वीडियो ठीक से समझ में आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है, कि रेस्पिरेशन क्या होता है और किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। लाइन बाय लाइन डिटेल में एनालिसिस देखते हैं। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। न्यूट्रिशन के बारे में लास्ट सेक्शन में पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। कि जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो खाना कहाँ पहुंचता है? ब्लड में, पेट में पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में आ जाता है। अब होता क्या है, देखो थोड़ा रेस्पिरेशन का मैं आपको बैकग्राउंड दूं। आपने जो भी खाना खाया, रोटी खाई, दाल खाई, चावल खाई, अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंच गया? जैसे सारा खाना आपका कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, ठीक है। तो मेन ग्लूकोज ही होता है जो आपको चाहिए होता है, ठीक है। वैसे तो और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन अभी हम बात सिर्फ ग्लूकोज की करेंगे। तो आपने खाना खाया, वो सारा कन्वर्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंच गया? ये आपके ब्लड में। ये क्या है? ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है। ये आपका खून की नली है। तो इसमें ग्लूकोज है और इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। ये आपका ब्लड वेसल है, इसमें खून है, इसमें ब्लड वेसल में ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। अब आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं। आपके हाथ का भी सेल है, आपके पैर का भी सेल है, आपके ब्रेन में भी सेल है, ठीक है, आपके लिवर में भी सेल है। पूरी बॉडी आपकी ट्रिलियन ऑफ सेल से बनी है। अब हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कैसे मिलेगी? वो कैसे मिलेगी? तो हर एक सेल, मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ब्रेन का सेल है। तो ये ब्रेन के सेल को एनर्जी कैसे मिलेगी? बॉडी कैसे लेती है? ये जो ब्लड में जो ग्लूकोज है ना, ये ऐसे ट्रेवल करेगा और जब ब्लड आपके ब्रेन में पहुंचेगा तो यहां से ये जो ग्लूकोज है और ये जो ऑक्सीजन है, ये सेल यूज करेगा और इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा? एनर्जी में। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, चाहे वो ब्रेन का सेल हो, चाहे वो हार्ट का सेल हो, चाहे वो लिवर का सेल हो, आपकी बॉडी पूरी सेल से बनी है। तो हर एक सेल किस तरीके से एनर्जी लेता है, किस तरीके से जो ब्लड में ग्लूकोज आ रही है, ब्लड में आपकी ग्लूकोज आ रही है, इस ग्लूकोज को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अगर मैं एक्यूरेटली बोलूं तो उसको बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल के लेवल पे हो रही है। ये रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है? सेल के लेवल पे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? वो तरीका जिससे जो फूड है, जो आपने खाना खाया है, वो सेल के लेवल पे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। समझ में आ गया? तो न्यूट्रिशन हमने पीछे से पढ़ लिया, पीछे वाले वीडियो में, जिसमें आपका खाना खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा कैसे खाना कन्वर्ट होता है वो हमने देख लिया था कि माउथ से खाते हैं, स्टमक में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये फूड कैसे सेल के लेवल पे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा मैंने आपको बैकग्राउंड दिया, आपको समझ में आएगा हम पढ़ के आ रहे हैं। देखो, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, क्योंकि देखो ह्यूमंस एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका है कि कैसे वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सम अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो, ये जो रेस्पिरेशन होता है ये दो तरीके से होता है। एक जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एक जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, इसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, ठीक है, इसलिए क्रॉस बनाया मैंने, इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। अब फिर देखिए, ये आप यहां पे आ जाओ तो आपको थोड़ा सा ठीक से समझ में आएगा ये जो पूरा पैराग्राफ है। देखो, स्टार्टिंग मैंने क्या बोली थी? ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से ही सब कुछ होगा। ग्लूकोज को ही एनर्जी में कन्वर्ट करना है फाइनली, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज क्या है? एक तरीके से आपका खाना। ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं? 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो पहले ग्लूकोज हमेशा पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। तो पायरूवेट भी क्या है? एक तरीके से 3 कार्बन मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6। पायरूवेट में कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो पहले हमेशा रेस्पिरेशन में, ये पूरा रेस्पिरेशन ही चल रहा है, जो दिखाई दे रहा है ये पूरा रेस्पिरेशन ही है, ठीक है। ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का। तो पहले हमेशा रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे कोई भी एक सेल है,
ठीक है, ऐसा आपने 8th 9th में पढ़ा होगा, फिर बता देता हूँ। जैसे एक सेल है, तो सेल के अंदर ऐसे पूरा फ्लूइड भरा होता है, इस पूरे फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये पूरा अंदर का जो पूरा हिस्सा है ना पूरा सेल का, ठीक है, तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म से इस तरीके से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरा है, ये सारा का सारा कहाँ होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। और सेल में क्या होता है, थोड़ा सा और बहुत सारे सेल के अंदर अपने, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन होते हैं, सेल के भी अपने ऑर्गन होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल में राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये सेल के बारे में तो पूरा पढ़ाने नहीं बैठूंगा, आपने सेल के बारे में नहीं पढ़ा तो 8th 9th के थोड़ा सा समझ लो, आप एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहाँ है, सेल के अंदर ही है। अब देखो, ह्यूमंस में दोनों तरीके का रेस्पिरेशन होता है। ह्यूमंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है रेस्पिरेशन, और ह्यूमंस में बिना ऑक्सीजन के भी होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के होता है इसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। और हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग तरीका होता है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब जो यीस्ट होता है, यीस्ट में ऑक्सीजन यूज नहीं होती। यीस्ट में जो रेस्पिरेशन होता है ना, ये पूरा रेस्पिरेशन ही हो रहा है, ये जो आप पढ़ रहे हो पूरा। यीस्ट में बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के होता है, ऑक्सीजन नहीं होती, एनारोबिक होता है इसमें। ठीक है, यीस्ट में। अब यीस्ट क्या होता है, देखो ये यीस्ट है, ये दिखाई दे रहा है, ये यीस्ट है। ठीक है, एक तरीके का ऑर्गेनिज्म ही समझ लो। तो अब देखो, द पायरूवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब यही तो हो रहा है। देखो यीस्ट में क्या हुआ, पायरूवेट, ग्लूकोज से पायरूवेट बना, फिर पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो गया, एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये फाइनली एनर्जी निकल गई। तो ये एनर्जी ही यूज करता है, हमें सबको एनर्जी चाहिए भाई। रेस्पिरेशन का काम क्या है, इस ग्लूकोज को फाइनली एनर्जी में कन्वर्ट करना है। आप देखो सब जगह एनर्जी, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी निकल गई। तो ये तो था यीस्ट का। ये हमने, ये ऊपर वाला जो अपने पढ़ रहे हो, ये वाली पहली वाली जो लाइन है, ये यीस्ट के बारे में। ठीक है, इसमें एनारोबिक होता है, ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। ठीक है, और ये होता कब है, यीस्ट में फर्मेंटेशन के टाइम पे। फर्मेंटेशन एक तरीके का केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, जैसे एक तरीके से मैं समझाऊं, जैसे ब्रेड आप बनाते हो, जब ब्रेड बनती है तो फर्मेंटेशन होता है। तो इसको हिंदी में समझ लो, जब सड़ाते हैं किसी चीज को, जैसे एक तरीके से दही बनता है, तो दही भी जब बनता है तो फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, वाइन बनती है, बियर बनती है, ये सब चीजें फर्मेंटेशन से बनती हैं। ठीक है, इन सब में यीस्ट होता है। तो आप मैं अभी आपको एग्जांपल दिया है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो मैंने आपको बताया, ये जो पहले वाला हुआ है पूरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब थोड़ा ह्यूमंस के बारे में देख लेते हैं। ये वाला पूरा ह्यूमंस के ऊपर है। ठीक है, ये वाला ह्यूमंस पे अप्लाई करता है। देखो, ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। तो ह्यूमंस में जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, तो ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जगह याद करना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ह्यूमंस में जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा रेस्पिरेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन जाती है। अब आगे आ जाओ। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वही चीज है, पायरूवेट था, इसको ब्रेक करके ये ऐसे ऐसे बन गया। यही सब इसमें बताया हुआ है। ठीक है, द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, वाटर भी निकला है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो मैंने आपको बता दिया, ये पूरा क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। इसमें जो एनर्जी निकल रही है ना, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये वाला जो हो रहा है। ठीक है, ए ही लिख रहा हूँ, AR समझ लो, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये ऊपर वाला क्या है, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन से हो रहा है। ये क्या है, ये एनारोबिक है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इसमें जो एनर्जी निकल रही है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, ये बता रहे हूँ। ठीक है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है इन कंपैरिजन टू जब ऑक्सीजन नहीं होती है। अब देखो, sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken। अब ये वो बता रहा है कि जब, अब ये लैक ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं कि जब ऑक्सीजन नहीं होती। एनारोबिक का मतलब ही यही है कि ऑक्सीजन नहीं है। तो अब रेस्पिरेशन कहाँ होगा, ह्यूमंस में, मसल सेल्स में। कहाँ होता है, मसल सेल्स में। अब क्या प्रोड्यूस होगा, अब प्रोड्यूस होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और फिर एनर्जी तो निकलती है। बट ये जो एनर्जी निकलेगी इसके कंपेरिजन में क्या है, ये कम है, ये वाली एनर्जी कम है इसके कंपैरिजन में। ठीक है,
जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा यही चलता है, मैक्सिमम टाइम पे हम जो ह्यूमंस हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन चलता है हमारा। ये कब होता है लैक ऑफ ये वाला, ज्यादातर ये तब होगा जैसे कि मान लो एकदम से आपको दौड़ना पड़ जाए। अब मसल्स को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है उस टाइम पे, एकदम से आपको दौड़ना पड़ जाए, एकदम से मान लो आपके पीछे शेर पड़ जाए, तो वहां पे क्या होता है फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जहां पे आपको बहुत इंटेंस एक्टिविटी करनी है कुछ टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, ठीक है, या बहुत ज्यादा आपको मान लो कोई वेट उठाना है, बहुत हैवी वेट उठाना है, या एकदम से बहुत तेज भागना है, 100 मीटर रेस में आप मान लो आपको भागना है, तो वहां पे क्या होगा, इतना टाइम होता नहीं ऑक्सीजन के लिए, तो वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में इतना ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो उस केस में ये वाला पूरा चलता है। एनर्जी इस वाले प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से, ठीक है। और इसमें लैक्टिक एसिड भी निकलता है, उस लैक्टिक एसिड की वजह से एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कि आपको मैं बोल लूं 100 मीटर रेस भागनी है, तो आप 100 मीटर भाग लोगे, 200 भाग लोगे, 300 भाग लोगे, मैक्सिमम 300, उसके बाद फिर आपको क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाएंगे, पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है, कि लैक्टिक एसिड की वजह से हो रहा है। लैक्टिक एसिड जब बिल्डअप हो जाता है ना, तो उसकी वजह से हो जाता है ये, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया पूरा एक हमारा रेस्पिरेशन का पूरा। रेस्पिरेशन अल्टीमेटली क्या है, ब्रेक डाउन है, जो ग्लूकोज है सेल के लेवल पे, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, एनर्जी में, ठीक है, ताकि सेल को एनर्जी मिल सके, ये रेस्पिरेशन है। अब देखो, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी व्हिच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। अब ये जो एनर्जी बनी है, निकली है तीनों केस में, इससे क्या बनता है, इस एनर्जी से बन जाता है एटीपी। एटीपी क्या होता है, आपके सेल में जितने भी काम हो रहे हैं, ठीक है, आपके सेल में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, सेल बहुत सारे फंक्शन करता है, जो आपका ह्यूमन सेल है बहुत सारे फंक्शन करता है, जो जितने भी सेल में काम हो रहे हैं उन वो सारे काम बिना एनर्जी के तो होंगे नहीं, तो एनर्जी उनको कहां से मिलती है, इस एटीपी से मिलती है। तो एटीपी क्या है, एक तरीके से सेल का एनर्जी करेंसी है, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है एटीपी। तो एटीपी वो चीज है जो सेल को सारे काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये समझ लो। In this process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy, which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. वही मैं आपको जो भी मैंने पीछे समझाया वही है, ठीक है। अब थोड़ा सा ATP के बारे में देख लेते हैं। ATP is energy currency for the most cellular process. ये इसकी डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है सेल की, ठीक है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये मैंने आपको बता दिया कि जो एनर्जी रिलीज होती है, ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है यही एटीपी बनाएगी। अब ये एटीपी बनाएगी कैसे, एडीपी एक मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ फॉस्फेट मिल जाता है, ठीक है। एक्चुअल में एटीपी क्या है, एटीपी है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसकी अगर फुल फॉर्म देखोगे तो ये आएगी ट्राइफॉस्फेट। इसमें 3 मॉलिक्यूल हैं फॉस्फेट के, ठीक है। अब एडीपी क्या है, ये है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं फॉस्फेट के, इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, इसमें जब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और जुड़ जाता है तो एटीपी बन जाता है, ठीक है भैया। 2 मॉलिक्यूल है ना, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाई का मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं फॉस्फेट के, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट के में एक मॉलिक्यूल और मिल गया तो एटीपी बन गया, 3 मॉलिक्यूल हो गए फॉस्फेट के, ठीक है, सिंपल है। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल व्हेन देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शंस, वो मैंने आपको बता दिया। फिर ये सेल के अंदर सारा एटीपी के ही हेल्प से सारे के सारे अंदर काम होते हैं, ठीक है। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken down using water, the energy equivalent इतना, मतलब वही है, वो बता रहा है जब ATP है, ATP से एनर्जी कैसे निकलती है। ATP में बहुत सारे फॉस्फेट के लिंकेज हैं, जब ये फॉस्फेट के लिंक टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो बस सिर्फ इतना याद रखो कि ATP मेनली एनर्जी करेंसी है सेल का, ठीक है। सेल में जो भी काम हो रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटीपी से चाहिए। कुछ याद नहीं रहेगा तो इतना जरूर याद रख लेना कि एनर्जी करेंसी सेल की क्या है, एटीपी है, ठीक है। अब इसमें समझा रखा है इन्होंने कि जैसे बैटरी होती है ना, एक बैटरी है, ठीक है, वो बैटरी, उस बैटरी में एनर्जी होती है, अब उससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो, उससे लाइट एनर्जी बना सकते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बना सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी बना सकते हो, ऐसे ही वो बता रहा है एटीपी है, ठीक है। एटीपी क्या काम करता है, एटीपी एनर्जी है, सेल की एनर्जी है, इससे बहुत सारे काम होंगे। क्या क्या काम होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल भी होता है, प्रोटीन भी बनता है इससे, ठीक है। नर्वस इंपल्सेस हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम है पूरा, उसमें क्या होता है, करंट फायर करता है, नर्वस इंपल्सेस होते हैं, तो ये सारा भी एटीपी की हेल्प से होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो एटीपी क्या है, एक एनर्जी का स्टोर हाउस है, समझ लो आप। तो उसको हम कैसे भी, सेल जो है बहुत तरीके के काम में यूज लेता है, ठीक है, ये एटीपी है। अब ये देखते हैं, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवेज डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक
ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। वो ये भैया जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो ये जरूरी है कि जो हम लोग हैं, ह्यूमंस भी हैं, जो एनिमल्स भी हैं, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन तो होना चाहिए, नहीं तो बिना उसके होगा नहीं वो, ठीक है। We have seen that plant exchange gases through stomata and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with our air, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन are exchanged by diffusion here. They can go into cells or away from them and out into the air. The direction of diffusion depends on the environmental conditions and the requirement of the plant. At night when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on. During the day, CO2 generation during respiration is used for photosynthesis. Hence, there is no CO2 release. Instant oxygen release is the major event. अब ये देखो, ये थोड़ा समझा देता हूँ, ये प्लांट के बारे में बात कर रहा है। देखो एक चीज याद रखो, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि प्लांट ऑक्सीजन यूज नहीं करते, प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता। देखो प्लांट में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट यूज करता है CO2 और बाहर फेंकता है ऑक्सीजन, तो ये तो होता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है प्लांट खाना कैसे बनाता है। लेकिन एक चीज होती है प्लांट में रेस्पिरेशन। जी हाँ, प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, जैसे ह्यूमंस में रेस्पिरेशन होता है ना, ऐसे प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, हमेशा कभी भी हो, चाहे एनिमल्स का हो चाहे प्लांट्स का हो, यूज क्या होती है, ऑक्सीजन, और बाहर क्या लिबरेट होता है, CO2, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस क्या करते हैं, जब ह्यूमंस हमारा भी रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन यूज करते हैं, CO2 बाहर फेंकते हैं, तो ऐसे ही प्लांट भी करते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन यूज करते हैं और CO2 बाहर फेंकते हैं, और ये प्लांट्स में 24/7 चलता है, 24 घंटे चलता है। लेकिन दिन के टाइम पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा डोमिनेंट होता है, तो इसीलिए हमें उतना रेस्पिरेशन का मालूम नहीं पड़ता। रात के टाइम पे क्या होता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, तो रात के टाइम पे क्या होगा, रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस सारा का सारा बंद हो जाता है। तो रात के टाइम पे इसीलिए आप देखोगे CO2 ज्यादा रिलीज होती है। दिन के टाइम पे क्या होता है, देखो ये काम दिन में भी हो रहा है, रेस्पिरेशन प्लांट्स का दिन में भी होता है, लेकिन दिन के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो CO2 बाहर फेंक रहा है ना प्लांट, वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, ठीक है। वो बाहर आना ही नहीं देता, वो प्लांट इस CO2 को, दिन के टाइम पे भी रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, लेकिन वो जो CO2 है, जो प्लांट्स जनरली बाहर रेस्पिरेशन के टाइम पे CO2 बाहर फेंका जाता है, वो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो CO2 है ये प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं दिन के टाइम पे, क्योंकि दिन के टाइम पे क्या है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा डोमिनेंट होता है। हो तो रेस्पिरेशन भी रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस ज्यादा डोमिनेंट है। लेकिन रात के टाइम पे क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि सन नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस प्लांट में नहीं होता। रात के टाइम पे फूड खाना नहीं बनाते, रात के टाइम पे प्लांट में रेस्पिरेशन ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये वो समझा रहे हैं, पूरा इसमें यही सब है, जब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा पैराग्राफ। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. तो एनिमल्स हैं, जैसे हम भी, ह्यूमंस भी क्या है, ह्यूमंस भी एनिमल ही हैं, तो एनिमल्स हैं, फिश हैं, और बहुत सारे जानवर हैं। हम सब के अंदर क्या है, एक स्पेशल ना ऑर्गन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है, हमारे अंदर लंग्स प्रेजेंट है। ह्यूमंस में क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट है कि नहीं है, रेस्पिरेशन करने के लिए ब्रीथिंग करते हैं नहीं करते हम, जिससे ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, CO2 बाहर फेंकते हैं, ठीक है। ऐसे फिश में क्या होता है, फिश में गिल्स होती हैं, ठीक है। तो वो यही सब बता रहे हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। अच्छा, एक बात और है, जो जानवर लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब जो लैंड पे रह रहे हैं, वो तो डायरेक्टली ऑक्सीजन ले सकते हैं एटमॉस्फेयर से, बट जो पानी के अंदर रहते हैं वो डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं, ठीक है। पानी में, समुद्र के अंदर पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, वो उसको वहां से यूज करते हैं, ठीक है। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that in the. अब देखो ये बता रहे हैं कि जो जानवर उसमें रहते हैं, मान लो फिश है, तो अब पानी में इतनी ऑक्सीजन नहीं होती जितनी ऑक्सीजन बाहर है, हवा में है, तो इसीलिए उनका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है ना, तो बहुत फास्ट होता है हमारे कंपैरिजन में। हमारा कितना होता है, हम जैसे ह्यूमंस की बात करूं, हम 1 मिनट में 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 12 से 16 टाइम्स हम ब्रीथ करते हैं, लेकिन फिश में या जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रह रहा है, उसका तेज होगा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं है ना। अब मान लो आपके भी हवा में 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो आप क्या करते हो, तेज तेज सांस लेते हो, नहीं लेते हो। तो ऐसी समझ लो फिश का है, तो ऑक्सीजन उतनी है नहीं है पानी में, तो तेज तेज सांस लेते हैं हमारे कंपेरिजन में, ठीक है। फिश कहां से लेती है, गिल्स के थ्रू लेती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो वही सब इसमें दिया है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन, वही आप जान चुके हो कि जो भी
लैंड पे रहता है वो ऑक्सीजन क्यों यूज करता है? रेस्पिरेशन के लिए, हम देख चुके हैं पीछे. दिस ऑक्सीजन इज absorbed by different organisms and different animals. All these organisms have a structure that increase the surface area which is in contact with the oxygen-rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface is very fine and delicate. In order to protect the surface, it is usually placed within the body, so that there has to be passages that will take air to this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area when the oxygen is absorbed. मतलब वो ये समझा रहे हैं कि जो लैंड पे जो रहते हैं एनिमल्स, जैसे ह्यूमंस हैं, टाइगर है, ठीक है, जिराफ है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, जितने भी है, डॉग है, कैट है, हम सब के अंदर ना एक स्पेशल तरीके का ऑर्गन बना हुआ है ऑक्सीजन को लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए. और ज़्यादातर ये हमारी बॉडी के अंदर ही होता है. जैसे हमारे में क्या है, लंग्स है, तो लंग्स बॉडी के अंदर प्लेस्ड है. ठीक है, ये एक स्पेशल वो है, एक ऑर्गन है जो इस चीज़ में हेल्प करता है आपको रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन लेने में और CO2 बाहर फेंकने में. इन ह्यूमन बीइंग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स. ये तो आपको पता ही है. ह्यूमन बीइंग्स में अभी ये बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेशन की. देखो, सांस अंदर लेना, सांस बाहर फेंकना, ये पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन है. ये अपने आप में कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है, ये बात ध्यान रखना. सांस अंदर लेना, सांस बाहर लेना क्या है? खाली ब्रीथिंग है. वो क्या है? वो खाली ब्रीथिंग है. तो ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. खाली सांस अंदर लेना, सांस बाहर फेंकना, ये कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है. कंप्लीट रेस्पिरेशन कब होता है? जब आप ब्रीथिंग कर लेते हो, ऑक्सीजन फिर आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, फिर ऑक्सीजन आपके सेल तक पहुंचती है, फिर वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो वो पूरा बनाता है कंप्लीट रेस्पिरेशन. ठीक है, तो सांस अंदर लेना, सांस बाहर फेंकना, ये सिर्फ ब्रीथिंग है. अब देखो कैसे हो रहा है. द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज. भाई आप सांस लेते हो, तो अब ये पूरा समझा रहे हैं कैसे होता है. तो नॉस्ट्रिल होते हैं. नॉस्ट्रिल क्या होता है? नाक आपकी. जो ये देख लो, ये नॉस्ट्रिल है, आपकी जो नाक है, ये इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं. ठीक है, तो ये पूरा जो नाक का जो पूरा पैसेज है, इसको बोलते हैं नेसल पैसेज. अब दिस पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस. अब ये जो आपकी नाक है, नाक के अंदर आपने देखा होगा हमेशा एक लिक्विड सा रहता है, उसे म्यूकस बोलते हैं. ये प्रोटेक्शन के लिए भी होता है. ठीक है. फ्रॉम हेयर द एयर पासेज थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स. अब फिर जब आपने नाक से सांस ले ली, तो सांस फिर कहाँ जाती है? फिर ये थ्रोट में जाती है. थ्रोट मतलब ये गले में आ जाती है. यहाँ से सांस लोगे तो फिर ये यहाँ आ जाएगी, गले में आ जाएगी. थ्रोट मतलब गला ही है पूरा. फ्रॉम हेयर द एयर rings of cartilage are present in the throat that this ensures that the air passage do not collapse. अब देखो, ये जो थ्रोट है ना, आपका गला है, जो ये वाला एरिया है, यहाँ बहुत सारे ना कार्टिलेज होते हैं. ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ बहुत सारे कार्टिलेज हैं. वो कार्टिलेज क्या करते हैं? वो कार्टिलेज मेक श्योर करते हैं कि जो आपका ये जो गला है, जैसे ये आपका ये जा रहा है, ये क्या है? ये विंड पाइप है एक्चुअल में, ट्रैकिया. ठीक है, पूरा पाइप जाता है पीछे. क्या है आपके? ये पूरा एक पाइप सा जा रहा है. तो ये पाइप कोलैप्स ना कर जाए. पाइप होता है ना, पाइप एकदम ये सुकड़ ना जाए, कोलैप्स ना करे जाए, तो यहाँ पे अंदर क्या है? इसमें कार्टिलेज लगे हुए हैं. क्या है? कार्टिलेज टाइप के लगे हुए हैं. ठीक है, कार्टिलेज एक तरीके का मस्कुलर स्ट्रक्चर टाइप का होता है. ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू होता है. अभी इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लो. अब आगे बात करते हैं. विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इन द बलूनर स्ट्रक्चर व्हिच आर कॉल्ड एल्वुलाई. अब देखो, ये फिर आपने सांस ली, सांस लेके यहाँ अंदर आ गई. अब ये फाइनली जाके ना, ये ऐसे फिर किस में बनता है? ये बन जाता है पहले आपका ब्रोंकियाई. ये ऐसे गया, ये विंड पाइप है आपकी. ठीक है, इसमें हवा ट्रैकिया. ठीक है, ये क्या है? ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप. इसमें हवा जा रही है, जो आपने ऑक्सीजन ली है, अंदर जा रही है, अंदर गई, फिर ये डिवाइड हो जाती है किसमें? ब्रोंकियाई में. किसमें डिवाइड होती है? ब्रोंकियाई में. अब ये फिर ब्रोंकियाई आगे जाके और डिवाइड हो जाते हैं, और छोटे छोटे हो जाते हैं. ये इनकी अपनी फिर आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाते हैं. ये डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स में. ठीक है, ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाएंगे. ऊपर से आई ट्रैकिया. ट्रैकिया की आपकी विंड पाइप, जिसमें पूरी आपकी ऑक्सीजन जा रही है. फिर ये किसमें डिवाइड हुआ? ब्रोंकियाई में. फिर ब्रोंकियाई फर्दर और डिवाइड हो जाएगा. किसमें डिवाइड हो जाएगा? ब्रोंकियोल्स में. ब्रोंकियोल्स के आगे जाओगे तो ऐसे गुब्बारे से बने होंगे, ऐसे ना गुब्बारे से बने हुए, इन्हें बोलते हैं एल्वुलियाई. तो ये एल्वुलियाई वो मेन जगह है. यहाँ पे क्या होता है? अब ये देखो, यहाँ पे ना ब्लड, ये जहाँ ब्लड जा रहा है, ये ब्लड वेसल होती है. क्या होती है? ब्लड वेसल होगी. यहाँ पे खून की नली समझ लो. अब यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा. क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और यहाँ से CO2 इधर आ जाएगी. फिर ये CO2 फिर आप बाहर फेंक देते हो, ब्रीथ आउट करते हो. समझ में आ गया? तो मेन जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, एल्वुलाई पे. ठीक है, द एल्वुलाई प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस. ये मैंने आपको समझा दिया है. वॉल्स ऑफ एल्वुलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल. ये भी मैंने आपको बता दिया, ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे. ठीक है, एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स and flatten our diaphragm and the chest cavity becomes larger as a result. ये देखो,
जब आप ब्रीथ इन करते हो ना तो आपने देखा होगा आपका चेस्ट क्या होता है, ये रिब्स जो आपकी रिब्स हैं ये क्या होती हैं, एकदम फूल जाती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे ना मसल्स होती हैं, ये बीच में रिब्स के ना यहाँ पे ये मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। तो जैसे आपने सांस लेते हो, आपने कभी भी देखा जब आप सांस लोगे तो रिब्स एकदम फूल जाती हैं, सांस लोगे अभी गहरी, रिब्स फूल जाएंगी, बाहर की तरफ आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी। और यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है, एक मसल है, डायफ्राम क्या है, ये मसल्स है। जब आप सांस लेते हो ना तो ये ऊपर नीचे होती है, फिर सांस लोगे फिर छोड़ोगे तो ये डायफ्राम क्या है, ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो ये डायफ्राम, ये रिब्स, ये सब इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रीथिंग करने में और ब्रेथ आउट करने में। ये सब समझाया था। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्टेड टू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई, वो बता दिया मैंने। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर द रिलीज इनटू द एल्वियोलाई, ये भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो एल्वियोलाई में क्या होता है, यहाँ पे CO2 आ जाती, पूरा ब्लड है। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन लिया, यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, CO2 वापस इसमें आ जाएगी, फिर आप उसको ब्रीथ आउट कर दोगे। तो वही सब इसमें समझाया हुआ है। During the breathing cycle, when air is taken in and out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. ठीक है, हमेशा देखो ऐसा नहीं होता कि जब आप इनहेल करते हो, सांस अंदर लेते हो और सांस बाहर फेंकते हो तो पूरी की पूरी सांस आपकी अंदर आ जाती है, पूरी की पूरी आप बाहर फेंक देते हो, ऐसा नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ लंग्स में, हमेशा कुछ ना कुछ एयर हमेशा रहती है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरी हवा बाहर फेंक दोगे, जीरो हवा रह जाएगी आपके लंग्स के अंदर, ऐसा कभी नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा आपके लंग्स में रहती है। ठीक है, इसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ये बता रहा है। When the body size of animals is large, the diffusion pressure alone cannot take place of oxygen delivery to all parts of the body. Instant respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. In humans, that means the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. This pigment is present in the RBC, red blood corpuscle को RBC बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड इज हेंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म ऑफ ब्लड। अब देखो क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो। आपने ऑक्सीजन तो ले ली यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे एल्वियोलाई तक पहुंच गई, अब ये आप ब्लड में भी आ गई। अब ऐसा तो नहीं है कि खाली आपने यहाँ से ऑक्सीजन ले ली, लंग्स में आ गई, तो वो ऑक्सीजन आपके पैर तक भी पहुंच जाएगी। मान लो आपका पैर का अंगूठा है, आपने लंग से ऑक्सीजन ली, तो ऑक्सीजन लंग से ली आपने अंदर, तो वो तो लंग्स के एरिया में ही है ना, वो अंगूठे को, पैर के भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन अंगूठे तक कैसे पहुंचेगी? वो पहुंचती है आपके ब्लड के थ्रू। क्योंकि मैंने क्या बोला, यहाँ आपने ऑक्सीजन अंदर ली, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, ये ऑक्सीजन किस में आ गई है? एल्वियोलाई में। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगी? एल्वियोलाई से आ जाएगी ब्लड में, ये ब्लड है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाएगी। अब ब्लड से कहाँ पहुंच जाएगी? आपके अंगूठे तक, ठीक है, तो ये ब्लड से कहाँ पहुंच जाएगी? आपके फिर अंगूठे तक। अब ये एक चीज और बताने वाली है इसमें, आपके ब्लड में ऑक्सीजन डायरेक्टली ऐसे ट्रेवल नहीं करती कि ऑक्सीजन ट्रेवल कर रही है। ब्लड में होता है आपके आरबीसी, ठीक है, जैसे ये आरबीसी है आपके ब्लड के अंदर, ये ब्लड के अंदर आपके आरबीसी है, आरबीसी के अंदर होता है हेमोग्लोबिन, एच भी लिखते हैं। इस हेमोग्लोबिन के अंदर, इससे समझ लो, हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है ऑक्सीजन, ऐसे, तो ये आपका हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, इससे ऑक्सीजन अटैच होती है और फिर ये पूरे आपके ब्लड में ट्रैवल करती है। एक बार दोबारा समझ लो, ये ब्लड है, ब्लड के अंदर होता है हमारा आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का मॉलिक्यूल है, आरबीसी के मॉलिक्यूल के अंदर होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच होती है, तब ये पूरा आपके ब्लड में ऐसे ट्रैवल करती है। ऑक्सीजन ऐसे एकदम डायरेक्ट ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो CO2 है ये डायरेक्टली ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो गाइज ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।